समझना, पहला यूनिट है, बहुत ही अच्छा यूनिट है, स्कोरिंग यूनिट है ये, ठीक है। तो अपने यूनिट का नाम है, नाम ही यूनिट का है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने एक बात आप सबको बता रखी है, मैं दोबारा क्विकली रिवाइज करा दूं आपको कि क्वांटिटीज हमने पहले देख रखा है दो तरह की होती, कौन कौन सी? स्केलर और वेक्टर। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये भी हमने देख रखा है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब क्वांटिटी को अगर आप दोबारा देखोगे तो सबसे पहले देखोगे कि अब क्वांटिटी ना दो तरह की होती है बेटा, फर्दर फिर से जो मेजर्ड किया जा सकता है, इट इज ऑलरेडी द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहां मैं क्वांटिटी जब लिख रहा हूं तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और ये दो तरह की होती है। एक क्वांटिटी को हम कहते हैं बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोलना बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी को हम कहते हैं बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी। बड़े ध्यान से समझना और बहुत इजीली आपको सारी बात समझ में आ जाए। पहला कौन सी क्वांटिटी कहलाती है बोलो बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो किसी भी दूसरी चीज पे डिपेंड ना करती। कौन रही फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों? वो क्वांटिटी जो किसी भी दूसरी चीज पर डिपेंड ना करती हो, उस क्वांटिटी को हम कैसी क्वांटिटी कहेंगे बोलो बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास, मेरा मास जितना यहां है, अभी 1 घंटे बाद मॉल टाउन जाऊंगा तो भी उतना रहेगा, जापान चला जाऊंगा तब भी उतना ही रहेगा, चांद पे ले जाओ तब भी उतना ही रहेगा, कहीं ले जाओ मेरा मास चेंज होने वाला नहीं है। चेंज होता क्या है? वेट चेंज हो सकता है, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन में क्या लिखोगे बोलो बच्चों? द क्वांटिटी, आप बोलो, द क्वांटिटी विच डज नॉट changes or which does not depend on another factors, does not depend on another factors। सुनते चलना आराम से, लिखने के लिए टाइम दूंगा बच्चों, पहले सुन लो, है ना, मजे से पहले समझो। अपन अपने पास पूरे यूनिवर्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? एनी गेसेस? 7। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। सो व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, और द क्वांटिटी विच डिपेंड्स on which depends on other factors, कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, और it changes with, it changes, अब ये टाइम के साथ चेंज कर सकता है, डिस्टेंस के साथ चेंज कर सकता है, लेंथ के साथ चेंज कर सकता है। तो अब अपने को क्वांटिटी कितने पार्ट में डिवाइड होगी बोलो बच्चों? 2। कौन कौन सी बोलो बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन कौन सा बोलो बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं अपने पास बोलो बच्चों? सबसे पहले 7। तो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा है बोलो बच्चों? मास। सेकंड, नॉट, केजी इज अ यूनिट, इट इज नॉट अ क्वांटिटी, केजी इज अ यूनिट, है कि नहीं। सेकंड क्वांटिटी एनी गेसेस? लेंथ। द सेकंड क्वांटिटी इज लेंथ। मेरी लेंथ जितनी है, मैं अगर ऐसे भी लेट जाऊं तो भी लेंथ सेम रहेगी, ऐसे इंक्लाइंड हो जाऊं तो भी लेंथ सेम रहेगी, उल्टा लटका दो तो भी लेंथ सेम रहेगी, और फिर सेम ऑन मॉडल टाउन ले जाओ, जापान ले जाओ या चांद पे ले जाओ, मेरी लेंथ विल रिमेन सेम। मास, लेंथ। थर्ड पॉइंट, टाइम। पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर भी है, सेकंड जो है, थर्ड जो है वो है टाइम। टाइम भी क्या है? कांस्टेंट फैक्टर, भाई किसी चीज पे टाइम डिपेंड
नहीं करता। तुम पढ़ो तो भी 2026 अच्छा जाएगा, ना पढ़ो तो 26 चला जरूर जाएगा, अच्छा या बुरा ये नहीं पता, है ना। तो 26 भी टाइम और किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हर साल स्पेंड होता ही जाएगा, जैसे इतने साल स्पेंड होता है। मास लेंथ टाइम। फोर्थ, बिल्कुल ठीक बोला था किसी ने, क्या बोला था बेटा? टेम्परेचर। फोर्थ इज माय टेम्परेचर। तो क्या हो गया बोलो बच्चों? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, और कुछ बोलो? करंट। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक करंट। माय नेक्स्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक करंट। और बोलो? 5 हो गए, 2 रह गया है। हाँ, लाइट को हम लाइट कहते हैं, जिसको कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी लाइट का ही एक फॉर्म है, लुमिनस इंटेंसिटी। और एक आखिरी, मोल। आपने केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट पढ़ लिया? नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे जल्दी, है ना। ये 7 जो क्वांटिटीज हैं, दीज आर माय फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद आप जो कुछ भी पढ़ोगे वो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकाला जाए। लिख लो, पहले इतनी बात नोट डाउन कर लो क्विकली बच्चों। डन बच्चों? लिख लो, आराम से लिख, यहां से प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने नोट डाउन कर ली। दीज आर माय 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल। अब देखो बच्चों, एक पॉइंट और यहां पे डिस्कस करता हूं, जिसको कहते हैं मेजरमेंट एंड नीड ऑफ मेजरमेंट। लिखो, मेजरमेंट एंड नीड ऑफ मेजरमेंट। चलो बच्चों आगे, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी में सारी निकाल के दिखाता हूं, ये पहले सुनना जरा सा। नीड ऑफ मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? किसी भी चीज की एक्यूरेसी पता करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? मेजर करना पड़ेगा। जैसे आप अपने घर से मेरे सेंटर आए होगे, अपने एक्टिवा को सर्टेन स्पीड पे चलाकर लेकर आए होगे। अगर आपको यह पता करना है कि मान लो आपका घर मेरे से 10 किलोमीटर दूर है, तो आप घर से कितनी देर पहले निकलो कि 2 मिनट में पहुंच जाओ, तो आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? अपनी स्पीड। वी नीड अ मेजरमेंट, है कि नहीं? मान लो आपके पास एक प्लॉट है, आपने उसमें घर बनाना है, तो आपको उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट क्या करनी पड़ेगी बोलो बच्चों? मेजर करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो द नीड ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स में हमें किसी भी चीज की एक्यूरेसी पता करने के लिए किसकी जरूरत है बोलो बच्चों? मेजरमेंट करने की जरूरत। अब 2 बातें जरा मेरे को बताना। मान लो यहां पर मैं एक पानी का ड्रॉप गिरा दूं और मैं पूछूं कि उस पानी के ड्रॉप का रेडियस क्या है, तो क्या आप स्केल से लेकर मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेकर मून तक का डिस्टेंस मेजर करो, तो क्या स्केल से लेकर मून तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई।
अगर मैं आपको बोलूं अर्थ का रेडियस मेजर करो, तो क्या आप अर्थ का रेडियस मेजर कर सकते हो बच्चों? नहीं कर सकते बच्चों। तो मेजरमेंट करने के दो तरीके हैं, ये भी बात भी याद रखना। कितने तरीके हैं मेजरमेंट के? सो मेजरमेंट के दो तरीके हैं। पहला मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, और सेकंड कहलाता है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो। जो आप स्केल से लेकर मेजर कर सकते हैं, या जैसे मान लो मेरा वेट मेजर करना है, तो मैं वेइंग मशीन पे खड़ा होकर मेजर अपना वेट करवा सकता हूं। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं अर्थ का कितना वेट है, तो अर्थ को किसी वेइंग मशीन पे रख के तो मेजर नहीं कर सकते। मैं अगर पूछूं मून का कितना वेट है, तो मून को भी किसी वेइंग मशीन पे रख के मेजर नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे बोलो बच्चों? डायरेक्ट मेजरमेंट। तो व्हाट इज डायरेक्ट मेजरमेंट? मेजरमेंट कैन बी डन बाय हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, measurement can be done with the help of any instrument. This is called direct measurement. और indirect measurement क्या होती है बोलो बच्चों? Measurement is done with help of mathematical calculation, with help of calculations, not by instruments. मैं किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल में यहां क्या लिख सकते हो बोलो बच्चों? अर्थ का रेडियस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, मून का रेडियस, मून का वेट, अर्थ का वेट, ये सब क्या कहलाएगा बोलो बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या कहला सकता है बोलो? मेरे खुद का वेट, इस क्लासरूम की लेंथ, आपकी लेंथ, आपका वेट, इन सबको हम क्या कहेंगे बोलो बच्चों? डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। जब मेजरमेंट आ गई फिजिक्स में, ये बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर है, तो फिजिक्स में हमने मेजर कर लिया, तो मेजर करने के बाद हमने सोचा कि अब उसको हम किस चीज में मेजर करें। उसको हम क्या कहते हैं बोलो बच्चों? यूनिट्स। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? यूनिट्स। तो लिखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये नोट डाउन करके लिखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बच्चों फिजिक्स में ना हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, दैट चैप्टर इज नोन एज माय मैकेनिक्स। कौन से हमने पढ़ना शुरू किया बोलो बच्चों? मैकेनिक्स। इसमें हम तीन ही चीजें, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी हमें देखने के लिए भी मिलेगी। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी? ओनली मास, लेंथ एंड टाइम। अभी हमें तीन ही मिलेगी, ठीक है। बाकी सब हमें कब मिलेगी? +2 में जाकर। पूरी +1 में हमें तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी मिलेगी। कौन कौन सी बोलो बच्चों? मास, लेंथ और टाइम। तो अपनी सारी डिस्कशन हम मास, लेंथ और टाइम पे ही कन्फाइंड रखते हैं। तो लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लिखो अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, जल्दी बैठो। A complete set of units which is used to measure all kind of, a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantity, fundamental and derived quantity is called a system of unit। है ना? तो क्या है सिस्टम ऑफ यूनिट? ऐसा सिस्टम जिससे हम सारी किन कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं बोलो बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी को भी और डिराइव्ड क्वांटिटी को। बहुत बेसिक बात की बच्चों, सुनना यहां से समझ जाओगे आप। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में यूनिट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा यूनिट जिसकी हेल्प से हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सिस्टम है वो देखना जरा सा बच्चों। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया उसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। सिस्टम का नाम है, कौन सा नाम है बोलो बच्चों? सीजीएस।
क्या है मैं आपको वो बताता हूं। आपने इसी ऑर्डर में चीजों को याद रखना है। क्या क्या लिखना है बोलो बच्चों? सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम। अगर आप सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हो तो जो मास है उसको आप हमेशा मेजर करोगे ग्राम्स में। किसमें बोलो बच्चों? ग्राम्स। जो लेंथ है उसको किसमें मेजर करोगे बोलो बच्चों? सेंटीमीटर। और जो टाइम है उसको किसमें मेजर करोगे बोलो बच्चों? सेकेंड्स। तो अगर आप मास को ग्राम में मेजर कर रहे हो, ठीक है, लेंथ को किसमें मेजर कर रहे हो बोलो बच्चों? सेंटीमीटर, और टाइम को सेकंड में, तो आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो बोलो बच्चों? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी क्या प्रॉब्लम रही होगी बोलो बच्चों? इसकी क्या प्रॉब्लम रही होगी? बहुत छोटा है कि नहीं? मान लो अभी मेरे को मंडी जाना है, मैं 5 किलो आलू, तो मैं केजी की जगह बोलूं तो कितना कितना आलू हो जाएगा बोलो? 5000 ग्राम आलू। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, लग रहा है कि बहुत खाता पीता हूं मैं। 5000 सुन के ही बड़ा लग रहा है, बोलो यस और नो। अच्छा मान लो हमारी क्लास लगभग 1 घंटे की लगती है, तो 1 घंटा बोलना अच्छा लग रहा है। अभी अगर सेकंड्स में बोलूं तो 36,000 की 100 है ना, ऐसे हो 3600 सेकंड्स की क्लास है, लगेगा कि उम्र यहीं बीत जाएगी, है कि नहीं? तो ये सुनने में या यूज करने में बहुत मुश्किल था। अगर मैं बोलूं कि अब ये क्लासरूम की लेंथ कितनी है, अगर इसको सेंटीमीटर में बोला जाए तो ये बहुत ज्यादा होगा। तो क्या प्रॉब्लम थी सिस्टम ऑफ यूनिट्स की? इसमें क्वांटिटीज बहुत ज्यादा मेजर हो रही। तो लिखो प्रॉब्लम ऑफ सीजीएस सिस्टम, लिखो प्रॉब्लम ऑफ सीजीएस सिस्टम। लिखो इन दिस यूनिट the quantities are expressed in higher order of higher power of 10, higher order या higher power of 10, which is not practically useful, which is not practically useful। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी सीजीएस सिस्टम। ये बस एक तरह का सिस्टम है ना। तो इसके बाद जो सेकंड सिस्टम आया वो आया एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलो बच्चों? एफपीएस सिस्टम। ये जो एफपीएस सिस्टम है बच्चों, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था बोलो बच्चों? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। मैं बताता हूं क्यों ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, आप इस बात को फील करो। आपने कभी अपने घर में पेंट कराया? कभी पेंटर आया होगा, उसने देखा आपने रेट कैसे मांगता है? भाई साहब ये या मैं पर फुट 30 रुपए पर फुट या 100 रुपए पर फुट पेंट करूंगा, सुना ऐसा? या आपने कभी अगर कंस्ट्रक्शन करवाई हो घर की, तो जो काम करने वाला मिस्त्री है वो अपने पैसे कैसे लेता है? पर फुट के हिसाब से, पर फुट। अगर आप कभी लक्कड़ का काम करवाओ तो लक्कड़ वाला भी पैसे कैसे लेता है? पर फुट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारे यहां सबसे पहले काम ही किसने शुरू किया? ब्रिटिशर्स। उन्होंने आके हमें इंजीनियरिंग की चीजें सिखाई थी। तो एफपीएस सिस्टम को अगर आप दोबारा लिखोगे तो क्या एफपीएस सिस्टम होगा? फिर से मैंने आपको क्या लिखा है, क्या लिख लो बोलो बच्चों? मास, लेंथ एंड टाइम। इसमें जो मास है वो यूज होगा पाउंड में। किसमें यूज होगा बोलो बच्चों? पाउंड। लेंथ किसमें यूज होगा बोलो बच्चों? फुट। और टाइम फिर से किसमें यूज होगा बोलो बच्चों? सेकंड। तो आज भी आप इंडिया में देखोगे कंस्ट्रक्शन तो फुट में ही हो रहा है, और कुछ कंट्रीज में वेट किसमें मेजर कर रहे हैं बोलो? पाउंड में। इसकी क्या प्रॉब्लम थी? ये इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आप में से कितने लोगों को याद है कि 1 मीटर में कितना फुट होता है? मुझे भी ठीक से याद है, क्योंकि ये जनरली यूज नहीं होता। तो कन्वर्ट करना इसको इजी नहीं है। आप में से कितने लोगों को याद होगा कि पाउंड और केजी का रिलेशन कितना है? कम लोगों को, है ना। लेकिन ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन सबको याद है। आवर और सेकंड का रिलेशन सबको याद है। तो इस सिस्टम की क्या प्रॉब्लम थी? इट कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड टू अनदर सिस्टम। तो लिखो, पहले ये लिख लो और फिर इसकी प्रॉब्लम लिखो।
बहुत थ्योरी पढ़ने के इसका फायदा नहीं, की पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम लिखो इसकी, प्रॉब्लम ऑफ एफपीएस सिस्टम, इट कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेबल फ्रॉम one system of unit to another system of unit. It cannot be easily convertible to one system of unit to another system of unit. तो इसीलिए इसको वाइडली यूज नहीं किया गया। इसमें भी लिख लेना कि ये जो सीजीएस सिस्टम था ना बच्चों, ये भी फ्रेंच सिस्टम था। दिस इज द फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच ने सबसे पहले इसको डिसाइड किया था। फिर उसके बाद ये ब्रिटिशर्स लेकर आए एफपीएस सिस्टम, और इसके बाद आया एमकेएस सिस्टम। कौन सा आया नेक्स्ट सिस्टम बोलो बच्चों? एमकेएस सिस्टम। और ये भी फ्रेंच सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ये भी फ्रेंच सिस्टम। और ये सबसे ज्यादा यूज हुआ, और यही बाद में जाके एसआई सिस्टम बना। तो यहां पर आप क्या यूज करोगे बोलो बच्चों? मास, लेंथ, टाइम। किसमें यूज करोगे बोलो बच्चों मास को? इसमें केजी, किलोग्राम। मास किसमें यूज करोगे बोलो बच्चों? किलोग्राम। लेंथ को मीटर, और टाइम को सेकेंड्स, है ना? ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, क्योंकि इसको एक, अब देखो एमकेएस को अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो बहुत आसान है, लेकिन एफपीएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो मुश्किल है ना? तो लिख लो पहले एमकेएस सिस्टम। प्रॉब्लम लिखो इस सिस्टम की। इन दिस सिस्टम we does not have units for all derived quantities. Units for all derived quantities. All derived quantities. ठीक है? So this system is further extended in form of SI system. तो मैं SI सिस्टम के बारे में बताता हूं, सुनना जरा ध्यान से। सो लास्ट इज माय SI सिस्टम, और ये फिर आया फ्रेंच के तरफ से ही, ये फिर फ्रेंच के तरफ से ही आया। और इसमें क्या था? सब कुछ वही सेम था एमके सिस्टम वाला, मतलब मास जो है वो किलोग्राम में ही था, लेंथ जो था वो आपको मीटर में था, एंड टाइम जो था वो सेकंड्स में था, एंड इट इज एक्सटेंडेड टू all fundamental and derived quantities. तो ये हर फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब तभी आपने देखा होगा, आपने 9th 10th में जब भी किसी की यूनिट पढ़ी होगी, आपने क्या टर्म यूज किया होगा बोलो बच्चों? उसका एसआई यूनिट क्या है। तो ये जो एसआई यूनिट है, इसके मैंने पूरी आपको हिस्ट्री बता दी कि कहां से ये एसआई यूनिट तक पहुंचा। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपने कभी सोचा है 1 मीटर कितना लंबा होता है बच्चों? कोई लगभग इतना मीटर इतना लंबा होता है? बोलो यार, थोड़ा ध्यान देना इधर। 1 मीटर लंबा इतना लंबा होता है? ये इतना लंबा क्यों नहीं होता? मान लो कल ये उठ के बोले कि सर 1 मीटर इतने सालों से इतना लंबा चला आ रहा है, मैं इतना लंबा 1 मीटर का यूनिट मानूंगा, अपनी नई दुकान खोलूंगी, 1 मीटर इतना लंबा होगा। क्या प्रॉब्लम थी? क्यों नहीं हो सकता? अच्छा 1 केजी कितना होता है? कितना?
नहीं, वो तो कन्वर्ट कर दिया तुम। 1 केजी होता कितना है? और कैसे पता चला कि इतना ही 1 केजी होगा? हाँ जी, प्रॉब्लम समझ में आ रही है? जैसे 1 मीटर है, मान लो मैंने बोला कि 1 मीटर हाइट इतनी लंबी होती है, या 1 केजी इतना होता है। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 केजी में 3 आम चढ़ते हैं बड़े बड़े। तो 1 केजी का जो वेइंग मशीन में 1 केजी आता है, मेरे को बताओ उस 1 केजी का, देखा सबने 1 केजी का मशीन, सब्जी लेने जाते हो और डिजिटल नहीं हो तो 1 केजी का क्या कहते हैं उसको, बट्टा सा होता है ना, कि 1 केजी का बट्टा है। वो 1 केजी का बट्टा तुम ले जाओ उदयपुर, सेम रहेगा कम हो जाएगा? सेम रहेगा। ले जाओ चाइना, सेम रहेगा। ले जाओ अमेरिका, सेम रहेगा। शुक्र है ट्रम्प ने 1 केजी चेंज नहीं किया अभी तक, वो भी चेंज कर 1 केजी यहां से इतना नहीं होगा, आधा होगा। क्यों नहीं कर सकता ट्रम्प पता है? ये साइंस तय होता है। साइंस में कहां तय होता है, नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। जेनेवा में कन्वेंशन होती है हर साल, ये मैं नहीं तय कर सकता, छोटी नहीं कर सकती, ट्रंप नहीं कर सकता। कौन तय कर सकता है? जेनेवा में एक साइंटिस्ट की कन्वेंशन होती है हर साल, या 2-3 सालों पर, मुझे साल भूल गया। तो हर कन्वेंशन में यह तय किया जाता है कि अब पूरी दुनिया में, वहां पर उन्होंने क्या किया पता है, 1 केजी का एक मेटल का वेट रखा, बोला ये 1 केजी के बराबर है, अब जिसको भी 1 केजी यूज करना है उसके बराबर यूज करना हो। उन्होंने एक स्टिक की लेंथ रखी, बोली आज के बाद से दुनिया में ये 1 मीटर है, और आप में से जो मीटर यूज करोगे वो इसके बराबर होना चाहिए। अब इसके थ्रू आप सबको कैलकुलेट कर, वही बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे टाइम 1 सेकंड है, ये तो हमने डिसाइड किया ना, नेचर ने तो नहीं दिया ना हमें टाइम सेकंड के फॉर्म में, नेचर ने तो नहीं दिया। हमने बोला कि भाई 1 घंटे का 1/6 हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 1 मिनट का 1/6 हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। किसने तय किया? हमने तय किया, साइंटिस्ट ने तय किया। कहां तय किया? जेनेवा की एक मीटिंग में तय कर दिया, और पूरे वर्ल्ड में साइंस में वही लैंग्वेज यूज होती। जैसे मान लो कल छोटी किसी जापानीज से मिले, उसको बोले 5 न्यूटन, इसको जापानीज नहीं आती, केवल बोले 5 न्यूटन, क्या समझ जाएगा? क्या समझेगा? कि फोर्स की बात हो रही। किसकी बात हो रही है? फोर्स की। जापानीज में न्यूटन नहीं चेंज होता, होता है क्या चेंज? चाइनीज में भी न्यूटन न्यूटन ही रहता, यूनिट। ये कहां तय हुआ? जेनेवा में, कि फिजिक्स में या साइंस में ये चीजें यही यूज होंगी। अगर उसने बोल दिया किसी को भी 20 मीटर पर सेकेंड, वर्ल्ड में कहीं किसी भी लैंग्वेज में बोले, ये कंफर्म्ड है कि वो किसकी बात कर रहा है, स्पीड की या वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने आपको नॉलेज के लिए ये बात बता दी, क्योंकि हम मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मेजरमेंट में हमने कुछ चीजें फिक्स की, कहां फिक्स हुई? जेनेवा के मीटिंग में फिक्स होती है। और अब हम किस सिस्टम को बार बार यूज करेंगे, बोलो बच्चों? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या हमने सीखा अभी तक, वो बात जल्दी से बताओ हमें, क्या सीखा? बोलो बच्चों। हमने सीखा कि मेजरमेंट करने के 2 तरीके, कौन कौन सा? बोलो बच्चों। फंडामेंटल नहीं, मेजरमेंट करने के 2 तरीके, कौन कौन सा? डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अगर मैं अपने बाल का एक रेडियस निकालने के लिए बोलूं, यू कैन नॉट मेजर इट, आप इसको क्या करोगे? मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का वेट निकालने के लिए बोला जाए, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अर्थ का वेट मेजर करना हो, आप मेजर नहीं कर सकते। यहां कौन सा मेथड यूज होगा, बोलो बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट। लेकिन मेरी लेंथ, आपकी लेंथ, मेरा वेट, आपका वेट, इस क्लासरूम की लेंथ, इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट को समझने के लिए हमने क्या बनाया, बोलो बच्चों? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बनाया, बोलो बच्चों? हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने कितने टाइप का बनाया मेजरली? 3 ही बनाया, चौथा तो उसी का एक्सटेंशन है। कौन कौन सा? सीजीएस। किसने बनाया था सीजीएस सिस्टम? फ्रेंच ने। फिर कौन सा बनाया नेक्स्ट? एफपीएस। याद रखना भी आसान है, सीजीएस। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। दूसरा कौन सा था? एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। तीसरा एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। एमकेएस की प्रॉब्लम क्या थी कि वो सारे फंडामेंटल यूनिट्स में यूज नहीं था, तो उन्होंने उसको आगे एक्सटेंड करके कौन सिस्टम बना दिया, बोलो बच्चों? एसआई सिस्टम। नेक्स्ट लिखो, पहले समझना फिर आप लिखना।
1 kg बड़ा होता है कि 1000 ग्राम बड़ा होता है बच्चों? सेम है। 1 किलोमीटर बड़ा होता है कि 1000 मीटर बड़ा होता है? 1 मिनट बड़ा होता है कि 60 सेकंड बड़ा होता है? मतलब केवल नंबर देख के आप नहीं बता सकते कि वो क्वांटिटी बड़ी है कि छोटी है। ऐसे देख के क्या लगता है 1 और 1000 में कौन बड़ा होगा? 1000। लेकिन 1 kg और 1000 ग्राम दोनों क्या हो गया? सेम। तो इसी चीज को कंक्लूड करके साइंटिस्ट लोगों ने इसको लिखा N1U1 इज इक्वल टू N2U2 विच इज गोइंग टू बी एन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में मेजर करोगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। जैसे यहां N1 क्या है? 1। U1 क्या है? kg। यहां N2 क्या है? 1000। और U2 क्या है? ग्राम। सो मेजरमेंट इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट इज इक्वल टू मेजरमेंट इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। केवल वैल्यूज देखकर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। एक और बात समझ में आई कि N और U का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो यस और नो? मतलब जितना बड़ा सिस्टम ऑफ यूनिट है नंबर उतनी ही छोटी होगी। यस और नो? जैसे यहां पर अगर मैं आर्स में लिखूं तो 1 R इज इक्वल टू, बोलो यस और नो? है ना? आवर बड़ा कि सेकंड बड़ा? आर बड़ा। तो अगर सिस्टम ऑफ यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? छोटी। सेकंड बड़ा था, सॉरी सेकंड छोटा था तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा। इसका मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ यूनिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखो टॉपिक। इसके बाद larger the system of unit, larger the system of unit, smaller will be the numerical value. Smaller will be the numerical value. Larger the system of unit, smaller will be the numerical value. ठीक है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखो डायमेंशंस। अब यहां से चैप्टर शुरू हो गया, तक तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन थी। अब यहां से चैप्टर शुरू हो गया डायमेंशंस। आप सबने कोई बुक ले ली है बच्चों? कोई बात। डायमेंशंस सुनना पहले, फिर मैं एक एक करके पॉइंट वाइज लिखाऊंगा, तो लिखना बिल्कुल छोड़ दो, पहले बात को समझ लो। अपने पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों? 7। अब इस 7 में अपने काम का कितने हैं? 3। कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम। क्यों काम का 3 का?
आपने जो भी फिजिक्स के टर्म अभी तक पढ़े होंगे वो इन्हीं से वापस आ जाएगा, इन्हीं से निकल के आ जाएगा, और जो भी +1 में आप टर्म्स पढ़ोगे वो इन्हीं से डिराइव्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज डायमेंशनल? व्हाट इज डायमेंशन? किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। कैसी क्वांटिटी को बोलो बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना बोलो बच्चों? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड डायमेंशंस। ये क्या बात हुई सर? है ना, बड़ी बड़ी इंग्लिश है, मतलब समझ में क्या आया इसका? मैं मतलब समझाता हूं क्या होगा इसका। इन्होंने क्या बोला कि आप मास को ना ऐसे एक ब्रैकेट में लिख दो और इसको हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ मास। सुनते चलना पहले, क्या कहेंगे बोलो बच्चों इसको? डायमेंशन ऑफ मास। जो लेंथ है उसको भी एक ऐसे ब्रैकेट में लिख देना और इसको क्या कहेंगे बोलो बच्चों? डायमेंशन ऑफ लेंथ। जो टाइम है उसको भी एक ऐसे ब्रैकेट में लिख देना और इसको क्या कहना? डायमेंशन ऑफ टाइम। ये कौन सी क्वांटिटी होगी बोलो? डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। आप सारे डिराइव्ड क्वांटिटी के भी डायमेंशंस लिख सकते हैं। आओ देखते हैं एक करके। सबसे पहले मान लो एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू बी। विड्थ भी एक तरह का क्या होता है बोलो बच्चों? लेंथ ही तो होती है ना। व्हाट इज विड्थ? विड्थ इज आल्सो अ लेंथ। तो आप क्या लिखोगे इसको? विड्थ का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? एल। और विड्थ लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है? एल। और विड्थ का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया बोलो? एल। तो ये कितना बन गया बोलो बच्चों? एल स्क्वायर। एरिया का मास कितना होता है? 0। एरिया का टाइम कितना होता है? 0। तो ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। एरिया इज द फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। और इस डिराइव्ड क्वांटिटी का मास का पावर 0, जिसके कुछ नहीं उसके पावर क्या लगा दो? 0। लेंथ की पावर 2 और टाइम की पावर 0। सुनते चलना अगला। 3 एग्जाम्पल तक आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, विड्थ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया टोटल? ये मास कितना है, टाइम कितना है, तो ये किसके टर्म्स में आ गया बोलो? m0 l³ t0। ये क्या बन गया? वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का हमें फायदा क्या है? मैं फायदे पर बाद में आता हूं। पहले डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये क्या समझ में आ गया? किसी भी क्वांटिटी को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना? मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, या इनके पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड डायमेंशंस। फिर जरा थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं। क्वांटिटी 2 तरह की, कौन कौन सी बोलो? फंडामेंटल और डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी किसकी हेल्प से बनेगी? फंडामेंटल की हेल्प से बने। तो सारी क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म्स में दिखाना इज कॉल्ड डायमेंशंस। कभी साउथ इंडियन को अपना नाम बोलते सुना है? अपना नाम नहीं बोलते, पहले अपना नाम बोलते हैं, फिर उसके पहले अपने पिताजी का नाम बोलते हैं, फिर उसके पहले अपने दादाजी का नाम बोलते हैं। सुना कभी उनका नाम? गोलमाल देखी है? देखी नहीं? एक नहीं, गोलमाल नहीं, कोई दूसरी मूवी थी, मैं भूल गया नाम कौन सी। कार में जा रहा होता है, पहले अपना नाम बोलता है, फिर अपने पिताजी का नाम बोलता है, फिर उसके पहले का नाम बोलता है, फिर उसके पहले का नाम बोलता है, अपना पूरा ओरिजिन बताता है वो। धमाल, यस धमाल, है ना? पहले मेरा नाम कौन सा स्वामी, फिर चिन्नपुन्ना स्वामी, फिर अन्नपूर्णा स्वामी, फिर उसके पहले एक और कौन सा स्वामी। यही है डायमेंशंस। कहता मैं जो भी क्वांटिटी हूं मैं किसके टर्म्स में खुद को रिप्रेजेंट करूंगा? जिनसे मैं बना हूं। किनसे बना हूं? फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो मैं खुद को अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा और उसकी जो भी पावर बनेगी उसी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कराऊंगा, और मैं क्या कहलाऊंगा? उसका डायमेंशंस। तो व्हाट इज डायमेंशंस? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब 2-4 और देखता हूं जरा, फिर मैं लिखवाऊंगा आराम से आपको पूरी बात। जैसे व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला
m0 l0 t0। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस को निकालने में मास का रोल कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस को निकालने में टाइम का रोल कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस निकालने में किसका रोल है? केवल और केवल लेंथ का, केवल और केवल लेंथ का। दूसरी देखना, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मास का रोल 0, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला l। अच्छा, इसको ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो टीचर ने स्कूल एग्जाम में नंबर काट लेते हैं, तो मैं अभी ब्रैकेट पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं, बाद में बता दूंगा, लिखना हमेशा ब्रैकेट में। और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला बोलो बच्चों, m0 l t-1। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बोलो बच्चों? स्पीड। मतलब ये देख के पता लग गया कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, जो मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ की कितने पावर पे डिपेंड करता है? 1 पावर पे, और टाइम कितने पावर पर? -1 पावर। बोलो यस और नो। अगर मैं वेलोसिटी का लिखना चाहूं तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से डिस्प्लेसमेंट में मास की वैल्यू, लेंथ, टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला। स्पीड और वेलोसिटी सेम टर्म है कि अलग टर्म है? नहीं, अलग टर्म है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है। दोनों क्वांटिटी सेम है कि अलग है? अलग है, बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो एक चीज हमने और सीखी कि ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जो क्वांटिटी अलग हो सकती हैं, बट उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है। तो इसके बेसिस पर हमने डायमेंशनल जो भी क्वांटिटीज थी उसको 4 तरह से कैटेगराइज किया। किस तरह से कैटेगराइज किया बोलो? 4 तरीके से। पहला, एक वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हो बच्चों? व्हाट इज कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे c, स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है। 5 कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट। c और 5 सेम तरीके का कांस्टेंट है कि अलग अलग तरीके का कांस्टेंट है? अलग तरीके का। c इज स्पीड ऑफ लाइट और 5 इज 5। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे आपकी स्पीड वेरिएबल, आपकी मेरी एज वेरिएबल। कांस्टेंट कितने तरीके का? अब कांस्टेंट 2 तरीके का होगा। ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन होता हो, और ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन नहीं होता। c, स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट है वेरिएबल है? कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायमेंशन होता है, बिकॉज इट इज अ स्पीड। लेकिन 5 कांस्टेंट है वेरिएबल है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो वेरिएबल कांस्टेंट 2 तरीके के, कैसा कैसा? जिसका डायमेंशन होता है और जिसका डायमेंशन नहीं होता है। सिमिलरली वेरिएबल्स भी 2 तरीके के होंगे। कौन कौन सा? जिसका डायमेंशन होता है और जिसका डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो क्वांटिटी जो हमारे पास थी डायमेंशन के फॉर्म में कितने टाइप में डिवाइड हुई? 4 टाइप्स। कौन कौन सा? कांस्टेंट्स हैविंग डायमेंशंस, कांस्टेंट विदाउट डायमेंशन, वेरिएबल हैविंग डायमेंशन, वेरिएबल विदाउट डायमेंशन। एंड व्हाट इज डायमेंशंस? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑर्डर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले इतनी बात लिख ले, लिखो सबसे, हेडिंग बनाओ, लिखो पे, लिखो सबसे पहले डायमेंशंस। लिखो, डायमेंशंस of a physical quantity explains, dimension of a physical quantity explains its relationship with fundamental quantities. आगे लिखना, fundamental quantities used in mechanics is
mass, length and time. Mass, length and time. आगे लिखना, dimensions of a derived quantity. Dimensions of a derived quantity may be defined as, dimensions of a derived quantity may be defined as the power to which, defined as the power to which the fundamental quantities are to be raised to represent it, to be raised to represent it. ठीक है, लिखो, ऐसे लिख लो, dimensions of mass, dimensions of mass, ऐसे, dimensions of length, dimensions of time, जब भी किसी का डायमेंशन लिखोगे एम के आगे ऐसे ब्रैकेट लगा दो, लिखो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस, देखो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। पहला लिखो डायमेंशनल वेरिएबल, फर्स्ट लिखो डायमेंशनल वेरिएबल, फर्स्ट लिखो डायमेंशनल वेरिएबल, लिखो द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantity which possess dimensions, the physical quantity which possess dimensions and have variable value, the physical quantity which possess dimensions and have variable value are called dimensional variable, are called dimensional variable. Example, area, volume, speed, force, etc. आप सबको पता है एरिया कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है बच्चों, वेरिएबल हर जगह का एरिया अलग अलग होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना, स्पीड वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, तो ये ऐसा वेरिएबल है जिसके पास डायमेंशन है, तो इसको क्या कहेंगे बोलो बच्चों, डायमेंशनल वेरिएबल। सेकंड पॉइंट लिखो डायमेंशनलेस वेरिएबल, द फिजिकल क्वांटिटी, dimensionless variable, the physical quantity which have no dimension, the physical quantity which has no dimension but have variable value, which have variable value, मतलब क्वांटिटी तो वेरिएबल है लेकिन उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल, एंगल, एंगल कांस्टेंट है कि वेरिएबल है बच्चों, वेरिएबल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, लेकिन इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता। मैं दो और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप पढ़ोगे इनके बारे में बाद में। एक टर्म है स्ट्रेन, स्ट्रेन भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, होती क्या है बाद में बताऊंगा, बट ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस है। दूसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी,
क्या होता है बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नाम और एग्जाम्पल याद रख लो कि दीज आर वेरिएबल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशन। नेक्स्ट लिखो डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखो डायमेंशनल कांस्टेंट। द कांस्टेंट whose value is fixed but having dimensions. Having dimensions. Example C. C क्या होता है बोलो बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। पढ़ रखा है सबने ना? C क्या होता है बोलो बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। कांस्टेंट होता है हमेशा। कैपिटल जी क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना? इन सारी चीजें स्मॉल जी क्या बोलो बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब चीजें कैसी है? कांस्टेंट, लेकिन इनके पास डायमेंशन होता है। इनके पास डायमेंशन होता है। नेक्स्ट लिखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लिखो द कांस्टेंट्स, द फिजिकल क्वांटिटी whose value is constant or does not change, the physical quantity whose value is constant or does not change and does not have a dimension. Example 5, 7, 10, 11, 100, so on, है ना? So these are the physical quantities जिनकी वैल्यू क्या है बोलो बच्चों? फिक्स है, लेकिन ये कैसा है बोलो? डायमेंशन लेस। अब एक दो के डायमेंशंस लिख दो आप। किसके लिखोगे? मैं दो तीन एक दो और लिख देता हूं क्विकली। हमने किसका लिख लिया बोलो? डिस्टेंस का लिख लिया, स्पीड का लिख लिया, वेलोसिटी का लिख लिया। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला बोलो बच्चों? नहीं, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आया बोलो बच्चों? m0l t-1 डिवाइडेड बाय t। क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो बच्चों? ml t-2। This is the dimensional formula of acceleration. फोर्स का क्या होगा बोलो बच्चों? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कर दो m से मल्टीप्लाई, ये m0 ही, तो ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय m0l t-2। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बना? ml t-2, है ना? कल और डायमेंशनल फॉर्मूला सिखाऊंगा और फिर इसको फिजिक्स में यूज कहां करना है वो भी सिखाऊंगा। एक बार क्विकली जरा स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बोलो बच्चों? m0l t0। व्हाट इज स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला? सॉरी, m0l t-1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, m0l t-1। एक्सेलरेशन का m0l t-2 और फोर्स का ml t-2। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो। कल की